हेलो एवरीवन, आप सब ने ज़रूर सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक में लॉन्गर ड्यूरेशन तक इन्वेस्टेड रहने से पैसा बनता है। बट मेरा मानना है कि अच्छे स्टॉक में सही समय पे एंट्री करके ज़्यादा पैसा बनता है। तो अच्छा स्टॉक और सही समय, इस बात को लेकर के आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस कंफ्यूजन का सिंपल सॉल्यूशन है कि अगर अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन करना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस की समझ होनी चाहिए। बट अगर आपको सही समय का सिलेक्शन करना है कि स्टॉक में कब एंट्री लेना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, तो इसके लिए हमारा हेल्प करता है टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं आर के झा आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। और आज एक नए स्टॉक का एनालिसिस है। ये फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों साइड से किया हुआ एनालिसिस है, जिसमें हम बात करने वाले हैं केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में। एक स्मॉल कैप कंपनी, एक आईटी सेक्टर की कंपनी। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हों, बहुत हो सकता है कि बहुत सारे लोग ने अच्छा खासा पैसा भी बनाया हो। तो जो भी आपके क्वेरीज़ होंगे इस वीडियो में उसको हम सॉल्व करेंगे। हम समझेंगे कि स्टॉक के फंडामेंटल हमें क्या बताने का कोशिश कर रहा है, टेक्निकल लेवल्स क्या है, सपोर्ट कहाँ है, कब एंट्री करने का सही टाइम हो सकता है, इन सब के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। इससे मेरा जो भी नया वीडियो है वो आप तक ईजी वे में पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। केल्टन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड एक आईटी सेक्टर की कंपनी है जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ईआरपी एंड अदर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के सर्विस रेंज में अगर आप चेक करेंगे तो एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल कॉमर्स एंड मार्केटिंग, डिजिटल इंटीग्रेशन, आउटसोर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म मॉडर्नाइजेशन, प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी, टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन जैसे सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। कंपनी के अगर आप क्लाइंट बेस को चेक करेंगे तो क्लाइंट बेस में आपको बहुत अच्छे खासे नाम दिख जाएंगे जिसको आप पहले से जानते हैं, जिसके प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं। जनरली कंपनी स्टार्टअप एंड टॉप 500 जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं उनको अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जिस जाने पहचाने नाम की मैं बात कर रहा हूँ उसमें आपको फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जेबोंग, पेटीएम, मेक माई ट्रिप, पॉलिसी बाजार जैसे कंपनी दिख जाएंगे जो कि केल्टन टेक सॉल्यूशन से सर्विसेज लेते हैं उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कंपनी के अगर आप रेवेन्यू ब्रेकअप को चेक करेंगे सो रेवेन्यू ब्रेकअप में आपको ज्योग्राफी वाइज इनका क्या प्रेजेंस है वो भी पता चल जाएगा। जैसे कि यूएसए से इनका 81% रेवेन्यू जनरेट होता है, इंडिया एंड एशिया पैसिफिक से 12% जनरेट होता है एंड यूरोप से 7% जनरेट होता है। सो अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यूएस पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है 81%। मतलब कि अगर यूएस के इकोनॉमी में जो भी अप डाउन्स आपको देखने को मिल रहा है उसका इम्पैक्ट इस कंपनी पे ज़रूर होगा और ये प्राइस में भी शायद आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सब पॉइंट है जो फंडामेंटली हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे तो यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से 79%, इंटरप्राइज सॉल्यूशन से 15% एंड कंसल्टेंसी से यहाँ पे 6% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अब हम चलते हैं और कंपनी के बेसिक फिनेंशियल्स रेशियो, फिनेंशियल डिटेल्स को ट्रैक करते हैं और फिर समझते हैं कि कंपनी फिनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है। सो अगर हम बेसिक फिनेंशियल डिटेल्स को चेक करने जाएंगे तो हमारा स्टार्ट पॉइंट जो होता है वो मार्केट कैप से होता है जो कि 560 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में हमें पहले से पता है। करंट मार्केट प्राइस 58, ये भी आप जानते हैं। यहाँ पे आपको 52 वीक हाई 135 रुपीज़ दिखेगा, 52 वीक लो 53.8 रुपीज़ दिखेगा। सो ये 135 ये वही हाईएस्ट पॉइंट है जो कि जनवरी में कंपनी ने बनाया था और उसके बाद से प्राइस गिरते गिरते आज के डेट में 58 पे ट्रेड हो रहा है। सो एक अच्छा खासा डिक्लाइन यहाँ पे जनवरी से लेके अभी तक हो चुका है। जनरली हर आईटी कंपनी में डिक्लाइन देखा गया है बट यहाँ पे ये डिक्लाइन कुछ ज़्यादा ही है। सो ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अगर हम कंपनी के ROCE को चेक करें तो 16.8% है, ROE को चेक करें तो 15.7% है। सो जनरली अगर ये 15% के ऊपर का ROCE एंड ROE का जो परसेंटेज है उसे हम अच्छे के कैटेगरी में रखते हैं। सो ध्यान रखिएगा, अच्छे के कैटेगरी में रखते हैं मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे के कैटेगरी में रखते हैं। बिकॉज अगर आप आईटी सेक्टर के बहुत सारे कंपनीज़ को ट्रैक करेंगे तो ROCE ROE का परसेंटेज इससे बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। सो वो बहुत अच्छे कैटेगरी में हो सकते हैं बट यहाँ पे ये कोई बहुत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, इट्स गुड वाले सिचुएशन में हम लेकर के चल सकते हैं। यहाँ पे कंपनी के ऊपर अगर आप कर्ज चेक करेंगे डेट इज़ 113 करोड़ का दिखेगा, डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ 0.22। सो अगेन ना बहुत ख़राब ना बहुत अच्छा, इसको भी हम एक गुड के कैटेगरी में लेकर के चल सकते हैं। अगर हम वैल्यूएशन के लिए पी को चेक करने जाएंगे तो 8.04 का पी है जो कि इंडस्ट्री एवरेज 34.4 से काफ़ी कम है। सो ये पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज
कंपनी अगर गुड के कैटेगरी में है तो प्राइस भी इसका उसी हिसाब से प्लेस्ड है, ओवर वैल्यूड नहीं है। इनफैक्ट सस्ते में मिलने वाला स्टॉक हम मान करके चल सकते हैं कि स्टॉक का जो वैल्यूएशन है आज के डेट में वो काफ़ी फेयरली प्राइस्ड है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, बिकॉज यही सब बातें होती है जो हमें स्टॉक को रडार पे रखने में हेल्प करता है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू निकाल के चेक करेंगे तो A1.08 आ रहा है। सो अगेन इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ये अगर आप बहुत सारे आईटी कंपनी को ट्रैक करने जाएं, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो को चेक करेंगे तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स 10 टाइम्स का रेशियो देखने को मिलेगा, यहाँ पे 1.08 है। सो अनदर ए गुड पॉइंट कि ये स्टॉक सस्ता है कंपेरेटिवली अपने बाकी कॉम्पिटिटर से या अपने सेगमेंट के हिसाब से हम उसको अगर ट्रैक करते हैं तो। इसके बाद कुछ नेगेटिव बातें जो इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, फ्री कैश फ्लो जो कि -2.81 करोड़ है। ये किसी भी आईटी जैसे कंपनी में, आईटी सेगमेंट वाली कंपनी के लिए माइनस में होना कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। जो सेल्स ग्रोथ है लास्ट 3 ईयर्स का 1.16% है, काफ़ी पुअर सेल्स ग्रोथ है। और यही रीज़न है कि ये सारे रेशियो ये सब कुछ आपको घूम फिर के समझ में आ रहे होंगे जो प्राइस पे भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इन रेशियो के बाद अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ट्रैक करते हैं और समझते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो किस तरह से ग्रो हुआ है या किस तरह से ग्रो हो रहा है पिछले कुछ सालों में, या फिर स्टार्ट के अगर हम 2011 2012 के अगर इसको हम ट्रैक करने का कोशिश करें। सो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट में हम 3 चीज़ों को ट्रैक करते हैं, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सो अगर आप 2011 में कंपनी का स्टेटस चेक करेंगे तो 1 करोड़ का सेल हुआ करता था, जो कि अब बढ़ करके 843 करोड़ का हो चुका है। आप खुद समझ सकते हैं कंपनी ने इस लार्ज हॉरिजन में, एक लॉन्गर ड्यूरेशन में कैसे, कितने अच्छे ढंग से ग्रो किया है। इट्स ए गुड थिंग। बट जैसे ही आप पिछले 3 साल के इस ट्रैक पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ग्रोथ स्लो दिखेगा, या आगे हम जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक प्रॉब्लम भी दिखेगा जिसको मैंने रेड से इंडिकेट कर रखा है। सो बताते हैं ये क्या है। सो आपको 771 करोड़ से बढ़ करके 776 से बढ़ करके 843 करोड़ का सेल में ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। बट जैसे ही आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आएंगे तो 112 करोड़ से डिक्लाइन दिखेगा 108 करोड़ पे, और ये फिर डिक्लाइन दिखेगा 105 करोड़ पे। यानी कि 2020 से 2022 आते आते तक कंपनी का प्रॉफिट में डिक्लाइन देखा गया है। तो शॉर्टर ड्यूरेशन में अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे 3 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, सो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सिमिलर वे में अगर आप इसके नेट प्रॉफिट को ट्रैक करेंगे तो 71, 71, 70, यानी कि यहाँ भी आपको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे आपको एक 1 करोड़ का ड्रॉप ही होता हुआ दिखेगा 2022 में। और ये सारे रीजंस, ये फंडामेंटल रीज़न है जो कंपनी के प्राइस, अगर आप उसको प्राइस को सही से ट्रैक कर रहे होंगे तो दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 50 से जंप होते होते 135 तक गया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया बिकॉज फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सो फंडामेंटली कंपनी अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट है, यहाँ पे कोई आपको ड्रॉप या डिटोरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी के फंडामेंटल ख़राब हो गए हैं, अच्छे हुए हैं, नहीं। सो इट्स ए ओके सिचुएशन। इसीलिए कंपनी का प्राइस भी आपको दिखा पी के हिसाब से कि कंपनी का प्राइस बहुत महंगा नहीं है, शेयर का एक फेयरली वैल्यूड प्राइस पे कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहा है। अगर क्वार्टरली बेसिस पे हम डिटेल को चेक करें तो हमें बहुत शॉर्टर ड्यूरेशन का भी समझ में आएगा। तो चलते हैं चेक करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पे YoY कहने का मतलब है सितंबर 2021 से लेकर के सितंबर 2022 तक सेल्स में 8.8% का ग्रोथ हुआ है, दैट इज़ 209 करोड़ से बढ़ करके 227 करोड़। अगर आप QoQ बेसिस पे चेक करेंगे दैट मीन जून 2022 से सितंबर 2022 को कंपेयर करेंगे तो 217 करोड़ से 227 करोड़, दैट मीन्स 4.6% का ग्रोथ हुआ है। तो सेल्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। बट सिमिलर वे में जैसे ही आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ट्रैक करने के लिए आएंगे तो यहाँ पे आपको 27 करोड़, 26 करोड़, 26 करोड़, 26 करोड़, 25 करोड़, तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा डिटोरेशन देखने को मिलेगा या कांस्टेंट देखने को मिलेगा जो कि इस कंपनी के साथ हो रहा है। अगर आप नेट प्रॉफिट को ट्रैक करेंगे तो सेम कंडीशन आपको दिखेगा 17 करोड़, 18 करोड़, 19 करोड़, अगेन 16 करोड़, 17 करोड़। सो ये जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट, एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ज़रूर है। सो जब तक कंपनी में वो ग्रोथ, वो किक नहीं आएगा, आपको स्टॉक के प्राइस में वो किक नहीं देखने को मिलेगा। और जब तक उस कंपनी में ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं हो रहा है कि जो उसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे से इम्प्रूव हों, तब तक आपको शायद वहाँ के प्राइस में एक स्टैग्नेंट वाला फेज़ देखने को मिल सकता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्रॉप भी नहीं हो, बट हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ भी देखने को ना मिले।
बट ऐसे ही स्टॉक होते हैं जिसे हमें रडार पे रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक छोटा सा अच्छा न्यूज़, एक छोटी सी अच्छी बात इस कंपनी के स्टॉक प्राइस को अचानक सा एक बूस्ट ज़रूर दे देता है। तो जिसके भी रिस्क एपेटाइट अच्छे होते हैं, जो स्मॉल कैप कंपनीज़ में अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो इसको ट्रैक कर सकते हैं, इसको अपने रडार पे रख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि आज ही जा कर के जंप करके ख़रीद लेना है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बट रडार पे ज़रूर रखा जा सकता है। तो ये फिनेंशियल्स हमें इस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ और देखते हैं वहाँ से क्या क्लू मिल रहा है हमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने छोटे ड्यूरेशन से लेकर के लॉन्ग ड्यूरेशन के बीच का एक छोटा सा कंपैरिजन रखने का कोशिश किया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग मार्च 2020 में 62.07% था, मार्च 2021 में 55.85%, मार्च 2022 में 52.16%। सो यहाँ पे आपको एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स प्रोमोटर ने अपने स्टेक को सेल किया है ईयर ऑन ईयर। सो दिस इज़ एन निगेटिव पॉइंट, आपको ध्यान में रखना है। बट यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट यह आता है कि प्रोमोटर शेयर होल्डिंग अभी भी 50% के ऊपर है, इसको आप एक पॉजिटिव पॉइंट में रख सकते हैं। सो अगेन निगेटिव पॉजिटिव ये दो चीज़ों को आप मिक्स करके चलेंगे, ये ना तो बहुत ख़राब है ना बहुत अच्छा है। तो इस कंपनी के लिए हर जगह वही बात निकल करके आती है कि बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। यस, ये हमारे रडार पे होना चाहिए। तो जहाँ पे बहुत अच्छा नहीं, बहुत ख़राब नहीं, वो तो रडार पे ज़रूर रखना चाहिए। जब भी मौका मिले, मौका कब, टाइम के बारे में मैं बात कर रहा था, वो पता चलेगा टेक्निकल एनालिसिस से। जस्ट शेयर होल्डिंग के बाद हम टेक्निकल में जंप करेंगे। सो एफआईआईज़ का भी अगर आप होल्डिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटोरेशन देखने को मिलेगा 0.62 से गिर करके 0.09%, बट ये 0.08 से 0.9 के बीच में आपको थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर में जंप देखने को मिलेगा। नॉट सिग्निफिकेंट वैल्यू, बट यस। डीआईज अगर आप चेक करेंगे तो 3.24 से गिरते गिरते 0.29 तक आ चुका है। दैट मीन्स यहाँ भी म्यूचुअल फंड वालों ने अपने स्टेक को सेल किया हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि जो फंसने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, हमारे आपके जैसे लोग। सो 43.96% से बढ़ करके ये 47.45% हुआ है। और मैं यही बात कर रहा था कि दिसंबर जनवरी जब स्टॉक ने अपना हाईएस्ट लगाया 135, उस ड्यूरेशन से लेकर के जब वो नीचे आना शुरू हुआ है तब रिटेल भाइयों ने इन्वेस्ट किया है। और यही प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम जगह। और रिटेल फिर वहाँ पे क्या होता है, अटक करके काफ़ी देर तक, काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है। जिनको कमाना था वो यहाँ पे अपने स्टेक को देखो आप, ये सितंबर में इन्होंने इन किया और यहाँ के बाद ये मार्च आते आते निकलते गए यहाँ से। सो उनको पता है, जो बिग इन्वेस्टर हैं, कि कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। रिटेल यहाँ पे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत हो जाती है। अभी आपके स्क्रीन पे वीकली चार्ट आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कुछ ड्रॉ नहीं किया है। जस्ट आपको एक लाइन ऊपर दिख रहा है जो कि हाईएस्ट प्राइस को इंडिकेट कर रहा है 135 के रेंज में, और एक लाइन मैंने और यहाँ पे ड्रॉ किया है जो 39 के लेवल पे ड्रॉ किया है। इस 39 वाले लेवल का एक पर्पस है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। पर्पस क्या है, अगर आप वीकली चार्ट देखोगे या जनरली आप चार्ट देखोगे तो ये स्टॉक अभी एक डिक्लाइन वाले फेज में अभी तक कंटिन्यू है। आप देखो यहाँ पे प्राइस गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। ये 39 का लेवल अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने क्यों ड्रॉ किया है, आप गौर से देखिए। ये स्टॉक जब जब नीचे आया है, ये 39 ने इसको बहुत बार बार सपोर्ट किया है इस स्टॉक को। तो ये 39 का लेवल जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है स्टॉक के लिए, अगर हम सपोर्ट के टर्म में बात करना चाहें। सो ये एक मेजर सपोर्ट लेवल होगा इस स्टॉक के लिए, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। ये 39 का लेवल, अगर हम इसको लार्जर फ्रेम में देखने का कोशिश करें तो हमें ये 39 का लेवल दिमाग में रखना होगा। डेली टाइम फ्रेम पे जाकर के हम और भी इसके लेवल्स को चेक करेंगे। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे केल्ट्रॉन टेक का चार्ट। अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे, बहुत कुछ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, बट कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो यहाँ पे मैंने एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है। सो ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये स्टॉक जब भी इस लाइन को क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है, ये स्टॉक नीचे की तरफ मूव हो जाता है, मतलब इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। सो आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी ये स्टॉक इस लाइन को क्रॉस करेगा, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। तो पहला तो हमें ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। 135 ये हाईएस्ट पॉइंट है जो कि इसका सबसे टॉप का प्राइस बना था, एंड 39 का ये जो लाइन है ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनता है। अभी ये स्टॉक 58 पे ट्रेड हो रहा है और 58 के पास भी एक सपोर्ट ही है। सो सपोर्ट के पास ट्रेड हो रहा है, इस सपोर्ट को हम S1 से इंडिकेट कर देते हैं।
अगर ये स्टॉक और यहाँ से फॉल होता है 51 58 से, तो इसके लिए जो सेकंड सपोर्ट बनेगा इस स्टॉक का, आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट जोन क्रिएट होता है। वो सपोर्ट जोन बनता है 46 का। सो S2 लेवल आप सपोर्ट आप नोट करके रख सकते हैं, ये 46 का लेवल होगा। सो S1 इज़ 58 इटसेल्फ, S2 इज़ 46 और S3 मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो ये 3 लेवल हैं इस स्टॉक के, जो अभी आप शॉर्टर ड्यूरेशन में, शॉर्ट टाइम फ्रेम में एज ए सपोर्ट आप ट्रैक करके चल सकते हैं। अगर मैं रेसिस्टेंस की बात करूँ तो आप गौर से देखिए, यहाँ पे मैंने 2 लाइन और ड्रॉ कर रखे हैं, ये ग्रीन और ब्लू। ये ग्रीन लाइन जो है ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है, और जो ब्लू लाइन है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है। तो स्टॉक जब तक इन लाइन के नीचे ट्रेड हो रहा है, इस स्टॉक को बेयरिश माना जाएगा। और आप देखोगे तो स्टॉक कंटिन्यूसली जब भी ऊपर जा रहा है, ये इससे वापस टकरा करके नीचे आ जा रहा है। सो दैट मीन्स इस लाइन के ऊपर स्टॉक को क्रॉस करना ज़रूरी है। सो ये लाइन के लिए अगर आप लेवल निकाल के चलेंगे तो ये आएगा 68। सो स्टॉक को अगर ऊपर चलना है तो 68 69 का लेवल क्रॉस करना ज़रूरी होगा। सो पहला रेसिस्टेंस आप मान करके चल सकते हैं 69। सो दैट मीन्स स्टॉक को अगर ऊपर रैली देना है, चलना है, तो 69 के ऊपर चलना ज़रूरी होगा। सेकेंड लेवल रेसिस्टेंस आप निकालेंगे रिसेंट टाइम में तो ये निकल करके आएगा 79। तो आपको ये 5 वैल्यू ध्यान में रखना है अगर आप ट्रेडर हैं तो। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी स्टॉक में बाउंस बैक आए किसी सपोर्ट के पास से, या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आए, या किसी रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट आए, तो हमारे लिए एंट्री करने का टाइम हो सकता है। इज दिस द करेक्ट टाइम टू एंटर इन दिस स्टॉक? आई डोंट नो, बट एक्चुअली कोई इंडिकेशन नहीं है किसी भी टेक्निकल पैरामीटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस स्टॉक में अभी एंटर करना चाहिए। बट यस, आप इसको रडार पे जरूर रख सकते हैं। सो ओवरऑल फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टॉक को देखा जाए तो यहाँ तक मुझे ये समझ में आया है कि ये स्टॉक एक अंडर वैल्यूड तो नहीं बोलेंगे, एक फेयरली प्राइस्ड प्राइस पे आज के डेट में ट्रेड हो रहा है। कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है, तो ये हमारे रडार पे होना चाहिए, ये हमारे वॉच लिस्ट में होना चाहिए, और सही समय का इंतज़ार करना चाहिए इस स्टॉक में एंटर करने के लिए। होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई सवाल रहे तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिए। बने रहिए मेरे चैनल पे, तब तक के लिए थैंक यू।